नमस्कार। आज विचार मंथन का विषय रहेगा नारी की तिरोहित सांस्कृतिक अस्मिता। आज विचारों और चिंताओं के चलते मनुष्य अपने परिवेश से कट चुका है। उसमें एक तरह की निष्क्रियता व्याप गई है। वर्तमान दौर में हमारी समृद्धता नष्ट हो रही है। कृत्रिम एकरूपता पैदा हो रही है। हमारी संवेदना को भोथरा बनाया जा रहा है। मानव की संवेदनशीलता का क्षरण हो रहा है। हमारी लालसाएं, कामनाएं अनंत हैं। प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्यपूर्ण संबंध नहीं रहा। पश्चिमी सभ्यता के व्यापारी अब हमारे आदर्श बन चुके हैं। टीवी के विभिन्न चैनलों से अपसंस्कृति का वर्षण हो रहा है। लेकिन भारतीय संस्कृति में पुरुष नारी के चिरंतन आदर्श की महानता का गुणगान किया गया है। संस्कार व्यक्ति के दैहिक, सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। संस्कारों का उद्देश्य संस्कार्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का परिष्कार करना होता है। संस्कारों से मानस के नकारात्मक स्वभाव का शमन होता है और सकारात्मक गुणों का बीजारोपण होता है। जीव को संस्कारित करने के लिए भारतीय लोकमानस में षोडश, जिसे 16 संस्कार कहते हैं, उसका विधान निहित है। जन्म से पूर्व ही 3 संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। तब से लेकर अंत्येष्टि यात्रा तक 16 संस्कारों का विधान सुनिश्चित किया गया, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, ये 16 संस्कारों का विधान सुनिश्चित किया गया है। प्रकृति के विधान में नर और नारी का अविच्छिन्न संबंध रहा है। नर नारी के सहयोग से संस्कृति का प्रसार होता है। विवाह संस्कार के बाद पति पत्नी गृहस्थ रूपी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। गृहस्थ रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों पहियों का स्वस्थ और संदिग्ध होना अनिवार्य है। हमारी पारिवारिक संपदा को समृद्ध बनाने के लिए परिवारों में सकारात्मक गुणों के निमित्त पुरुष वर्ग के बच्चे के लिए षोडश संस्कारों का विधान निहित है। वास्तविकता तो यह है कि नारी को सहज ही संस्कारित मान लिया जाता। समाज के अनुभव संबंधी बेसुरेपन में नारी की सांस्कृतिक अस्मिता तिरोहित हो रही है। नारी को अपनी अस्मिता, अस्तित्व, असफलता, मुक्ति को संस्कार के रूप में अपनाने का अधिकार नहीं। संस्कारों का जामा पहनाकर नारी शक्ति को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे आज नारी अपनी धुन में सड़कों, दफ्तरों, अस्पतालों, न्यायालयों आदि में अपना परचम फहरा रही है, लेकिन इसमें संदेह नहीं, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि नारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में भय और दमन की खाई में दबी रह जाती है। जब वो पति सत्तात्मक व्यवस्था में पहुंचती है तो वहां पत्नी के रूप में उसकी प्रगतिशीलता को उदंडता का नाम दे दिया जाता।
पुत्र सत्तात्मक व्यवस्था में मां पर पुत्रहीनता का लांछन लगाया जाता है। असल में नारी की पूंजी उसके सोच और विचार नहीं, अपितु पति और बच्चे हैं। लड़की के जीवन में जमाल घुट्टी की तरह यह संस्कार डाला जाता है कि वास्तव में सीमंतनी उपदेश पढ़कर सिमोन दी बुआ का सेकंड सेक्स मन में उतारकर ताराबाई शिंदे के लेख, निग्रो साहित्य के अनुवाद, महाश्वेता देवी का साहित्य, तस्लीमा नसरीन की रचनाएं और मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों को शयन कक्ष में सजाकर अगर नारी का चेहरा बदलता है तो नारी की वास्तविक स्थिति जानकर पवित्र रेखाएं चरमरा उठेंगी। सत्ता विशेष लोगों के हाथ में होने के कारण व्यवहारिक रूप से नारी को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया है। पढ़े लिखे समाज में आशीर्वादात्मक वाणी पुरुष वर्ग के बच्चे को सौंपी गई है। पुत्रवती भाव, दूधो नहाओ पूतो फलो, इस प्रकार के आशीर्वाद बुजुर्गों के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन बच्चे से लेकर बूढ़े की जुबान पर मां बहन की गालियां सभी की जीभा का स्वाद बनी हुई है। मां बहन की गाली के बिना कोई बात ही नहीं करता। एक और हमारे समाज में लड़की को दुर्गा की तरह पूजा जाता है, दूसरी ओर लड़की को कोख में ही मार दिया जाता है। ये कैसा अन्याय है? ये कैसी निर्दयता है? ये कैसी प्रतिकूलता है? ये कैसा अनुचित व्यवहार है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। मां बाप बच्चों के पालन पोषण के तरीके अनैतिक प्रतीत होते हैं। केवल अनपढ़ मां बाप ही नहीं, पढ़े लिखे मां बाप भी बेटी को बेटा बेटा कहकर वल्गराते रहते हैं और बेटे को कभी भी बेटी कहने का साहस नहीं उठा पाते। बेटी को तो बेटा बेटा कहकर हम उसे 7वें आसमान पे चढ़ा देते हैं, लेकिन बेटे को क्यों हम बेटी क्यों नहीं कहते? ये माता पिता के पालन पोषण करने के तरीके अनैतिक प्रतीत होते हैं। मां बाप घर में लड़के को कभी काम के लिए नहीं कहते, लेकिन लड़की से ही सारा काम कराने का जिम्मा मां बाप उठा लेते हैं। हमारे परिवारों में नर नारी को समाना भाव देने के लिए अनुचित वातावरण प्रतिबिंबित हो रहा है, जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। बच्चा और बच्ची, लड़का और लड़की के पालन पोषण के दृष्टिकोण संबंधी माता पिता के व्यवहार में विभिन्नता परिलक्षित होती है। हमारे समाज में स्त्री और पुरुष की सफलताओं का बखान करने के लिए अक्सर हम कहते हैं कि पुरुष की सफलता के पीछे नारी की भूमिका होती है, तो इसका हम ब्यौरा बहुत बार देते हैं। लेकिन स्त्री की सफलता के पीछे पुरुष की भूमिका का आवाहन करने पर हमारे शब्द क्यों बदल जाते हैं? हम चुप्पी क्यों धारण कर लेते हैं? शब्द संरचना की दृष्टि से भी पुरुष कठोरता का सूचक है और स्त्री कोमलता का प्रतीक है। बिजली, मिठाई, खिड़की, ये सभी शब्द नारित्व का बोध करवाते हैं। दूसरी तरफ मेज, मोटर, दरवाजा, समुद्र, ट्रक, टैंक, ये सारे शब्दों से पौरुषत्व का भाव झलकता है। इतिहास में भी हम श्रुतिगत करते हैं बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का सुत जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का सुत औरंगजेब। हुमायूं से लेकर औरंगजेब तक पीढ़ी दर पीढ़ी विवरण दिया जाता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर मैं बात करूं
तो हम सहज ही स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, पति पत्नी, इन सभी शब्दों को विलोम शब्दों के रूप में जानना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बहुत गहराई के साथ चिंतन मनन करें तो ये स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, पति पत्नी, ये आपस में विपरीत नहीं है। इन्हें पूरक के रूप में, पर्याय के रूप में अपनाने का हमें संकल्प लेना चाहिए। तकनीकी युग में हमारे विश्वास और व्यवहार, इन दोनों में अंतराल उपस्थित हो गया, तो जिसके कारण अनुभव संबंधी बेसुरापन सुनाई पड़ रहा है, प्रतिध्वनित हो रहा है, और इसी कारण समाज में दुविधाग्रस्त स्थिति पैदा हो गई है। इस स्थिति से निजात पाने के लिए हमें सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। नारी की तिरोहित सांस्कृतिक अस्मिता का संरक्षण हो सके, तो मैंने अपनी अनुभव की मंजूषा में से नारी की सांस्कृतिक अस्मिता के संरक्षण हेतु कुछ निष्कर्ष खोजने का प्रयास किया है, जो निष्कर्ष मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो लड़का लड़की को घर, समाज और शिक्षण संस्थान में श्रेष्ठ नागरिक बनने की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, घर में भी, समाज में भी और शिक्षण संस्थाओं में भी उन्हें श्रेष्ठ नागरिक बनने की दिशा में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अगर आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन में अपना कंट्रोल रखने के लिए, वश्यता कायम रखने के लिए परिवार में पिता की संपत्ति का आधा हिस्सा स्वतः मिलना चाहिए, अपने आप मिलना चाहिए, ना कि संपत्ति के लिए लड़की को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े। जब लड़की अपने भाई से अपने पिता की संपत्ति का आधा हिस्सा मांगती है तो भाई भी लड़ पड़ते हैं। अगर माता पिता उचित रूप में दोनों बच्चे, वो किसी भी सेक्स के हों, दोनों बच्चों में बराबर अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दें, तो आर्थिक दृष्टि से भी नारी संपन्न हो सकती है। नारी मुखौटे वाली आज्ञाकारिता के दबाव से तभी मुक्त हो सकती है जब नारी को संपत्ति का अधिकार प्राप्त होगा। अदालत ने तो बड़े सहज शब्दों में कह दिया कि लड़की अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा ले सकती है, लेकिन हमारे समाज में कितनी लड़कियों को अपनी पिता की संपत्ति का हिस्सा मिल पाता है? ये कड़वी सच्चाई है। पारिवारिक जीवन में विवाह के बाद स्त्री और पुरुष के संबंधों में मित्रता का भाव निहित होना चाहिए। अगर स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी में मित्रता का भाव नहीं है तो अग्रिम पीढ़ी घर में शैतानों की सेना के रूप में बसेरा बना लेती है। सामाजिक दृष्टि से अगर बात करूं तो नारी का घर और समाज के सभी विवादों में निर्णयात्मक होना अपेक्षित है। सांस्कृतिक जीवन में नारी की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। आज हम समाज में पुत्रवती भव के आशीर्वादात्मक वचन सुनते हैं, लेकिन जिस दिन पुत्रवती भव के साथ साथ पुत्रीवती भव के आशीर्वाद हमारे बुजुर्गों के द्वारा समाज में सुनने को मिलेंगे, तभी नारी की सांस्कृतिक अस्मिता का संरक्षण हो पाएगा। साहित्यिक विचारधारा की अगर मैं बात करूं तो स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, पति पत्नी, इन शब्दों को विलोम शब्दों के रूप में न ग्रहण किया जाए। ये एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें पूरक शब्दों के रूप में अपनाया जाना चाहिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसकी मैंने अभी पहले भी बात की कि धारा प्रवाह शैली में बच्चे के पिता के साथ साथ माता का नाम भी समादर के रूप में अपनाने का चलन ऐतिहासिकता का संदर्भ ग्रहण करना चाहिए। अभी सरकार के द्वारा माता का नाम बच्चों के स्कूल एडमिशन के समय लिखवाया जाता है, लेकिन पिता के साथ साथ माता का नाम भी समादर के साथ लिया जाना चाहिए। हम इतिहास की पुस्तकों में ये पढ़ सकें कि बाबर मेहम का बेटा हुमायूं,
हुमायूं हमीदा का पुत्र अकबर, अकबर जोधाबाई का पुत्र जहांगीर और जहांगीर गुसाइनी का पुत्र शाहजहां। जब इस तरह से माता और पिता का सामूहिक रूप में विवरण देकर पीढ़ी दर पीढ़ी का ब्यौरा दिया जाएगा, उस दिन हमारा समाज विवेक के साथ, सहचर्य के साथ, आज्ञाकारी पुत्रियों के रूप में, स्नेहासिक्त बहनों के रूप में, एकनिष्ठ पत्नियों के रूप में, तर्कशील माताओं के रूप में, कुशल राजनीतिज्ञ, अनुभवी अध्यापक, रसज्ञ सामाजिक, धर्मनिष्ठ प्रचारक, अगर इन सारी संज्ञाओं को छोड़कर मैं अंतिम संज्ञा पर विचार करूं कि श्रेष्ठ नागरिक के रूप में हम नारी की अस्मिता को कायम कर पाएंगे, तो समाज में नारी की जो सांस्कृतिक अस्मिता तिरोहित हो चुकी है, उस अस्मिता को संरक्षित करके हम समाज में स्त्री और पुरुष को समानाधिकार दिलवा सकते हैं। धन्यवाद।